जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की भी सिचुएशन चल रही है और जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, उसमें हमारी हेल्थ कहाँ जा रही है हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच कर देते हैं, देखा देखी बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू कर देते हैं जो आपको ही नहीं पता कि बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। अगर एक डाइट प्लान है किसी पे अच्छे से वो असरअंदाज कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ उसी तरीके से रिजल्ट वो किसी दूसरे पे भी नुमाया नज़र आएगा। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हमारे होते हैं। उसके बाद फिर हम किस तरह की न्यूट्रिशंस लें, न्यूट्रिशंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ये हमें नहीं पता होता। हम कम्प्लीटली रिसर्च के बाद अब तीन सारी चीज़ों को नहीं शुरू करते। तो आज हमने जो हमारी मेहमान बुलाई हैं, शी इज़ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन। तो आज इन दोनों चीज़ों की जो हमारी मिसकंसेप्शंस हैं या हम कह सकते हैं कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर महविश इदरी। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच आपका कि आप तशरीफ लेकर आई। डॉक्टर्स का बड़ा कीमती वक्त होता है। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। नहीं जी, ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह का हमारा आजकल का लाइफस्टाइल चल रहा है, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि एक ज़माना था जो हमारे जैसे बुजुर्ग हजरात, हमारे नाना नानी दादा दादी का, उनकी सेहतें अगर हम देखते तो वो हमेशा यही कहते कि बेटा हमने तो हमेशा बहुत अच्छा और खालिस खाया, तुम लोग पता नहीं क्या अला बला खाते हो, डाइट के नाम पे तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। वही बात है, जब हम नेचर से क्लोज थे तो हम ठीक थे, अब हम नेचर से दूर हो गए तो अब हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। और हमारे साथ ये सीन हो गया कि अगर हम अब नेचर के करीब जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें अब वो साफ पानी की आदत नहीं रही, हमें साफ खाना, हेल्दी खानों के, खालिस खानों की आदत नहीं रही, तो खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम आगाज करें हमारी गुफ्तगू का, तो मैं ज़रूर आपसे चाहूँगी कि हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आप ये समझाएं कि एक तो जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है और एक डाइटिशियन होता है, उनकी क्या क्या किरदार हैं अपने अपने तौर पे, और हम उनको मिक्स क्यों कर जाते हैं। अक्सर हमें समझ नहीं आता कि न्यूट्रिशन का बेसिक काम मकसद क्या है। हम अगर हमारा अगर डाइट से रिलेटेड है तो क्या हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, और डाइटिशियन का क्या काम है। तो इन दो चीज़ों को थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप आसान अल्फाज में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे माइंड में जब न्यूट्रिशनिस्ट आती है या डाइटिशियन आती है तो एक ही वर्ड आता है, वेट लॉस। वेट लॉस या वेट गेन, उसके अलावा हम उससे आगे सोचते ही नहीं है कि हमने क्या करना। मसले ये दो चल रहे हैं ना। तो देखा जाए तो हर फील्ड में, हर डोमेन में इसका अपना रोल है। डाइटिशियन जो होती है वो आपके डिजीजेस को कवर करती है, प्रिवेंशन करती है। वो बेसिकली हॉस्पिटल में काम करती है, क्लिनिक्स में काम करती है। लेकिन जो न्यूट्रिशनिस्ट होती है उसका बहुत वाइड रोल है, वो कम्युनिटी में काम करती है, आपको एजुकेट करना, आपको सपोर्ट करना, आपकी कंसल्टेशन करना। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन कंबाइन करके आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम अभी बात करें तो आपको तो मैंने एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी मेंशन किया और डाइटिशियन भी है, तो बिल्कुल ट्विन वन है आप। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम डिजीजेस की भी प्रिवेंशन कर रहे होते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है इस चीज़ को जानना कि न्यूट्रिशन का डाइट के साथ क्या रोल है और वो डिजीज़ की प्रिवेंशन कैसे करती है। बहुत से डिजीजेज हैं, जब हम मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं तो हम बस जी मेडिसिन ही खानी है, हमें नहीं पता डाइट में क्या। वो अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे डायबिटीज़ हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिलके, नॉट जस्ट इन द वेट लॉस एंड द वेट गेन, ऑब्वियसली वो हमारा प्राइमरी कोर गोल है जो हम कराते हैं। और ये आप इस चीज़ से सहमत होंगी कि ये जो गोल हमने बनाया है ये हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से बना है। हमने इतना वेट गेन क्यों किया? सही है ना, अब हम वेट लॉस की तरफ क्यों आ रहे हैं? तो ये सारी चीजें फिर बेसिक्स से शुरू हो जाता है, जो हमारी बुनियाद है कि हाँ जी हमने अपने लाइफस्टाइल को अच्छा शायद मेंटेन नहीं किया, हम अच्छा खाना नहीं खा रहे, हमें पता नहीं है कि जी कार्ब्स लेने हैं तो क्या लेना है, न्यूट्रिशंस लेनी है तो क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर हेल्दी डाइट हमने मेंटेन करनी है फ्रॉम स्टार्ट टू द ओल्ड एज, तो किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं? जैसा आपने कहा, सबसे पहले प्री कंसेप्शन ही आ जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा डाइट का इंपॉर्टेंट रोल है। आप बिल्कुल अगर नॉर्मल डाइट ले रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो वो वेट गेन नहीं होता। लेकिन जैसे ही कंसेप्शन स्टार्ट होती है, खाना शुरू कर दो। इतना खाते हैं कि दैट लीड्स टू द ओबेसिटी। फिर आपकी जब डिलीवरी आती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद चाइल्डहुड, सबसे ज़्यादा मेन रोल विच इज़ द फाउंडेशन।
आपकी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो आपका बच्चा बहुत हेल्दी ग्रो करेगा। True that. उसका वेट अच्छा होगा, उसकी हाइट अच्छी होगी, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज नहीं होंगी। फिर उसके बाद अगर अडल्टहुड पे जाते हैं तो अडल्टहुड की अपनी एक बैलेंस डाइट है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, आपका मॉडरेट है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये सारी चीज़ें मिलके हर स्टेज ऑफ लाइफ पे डिफरेंट करती हैं। जैसे फिर अडल्टहुड के बाद हम लेटर एज में जाते हैं तो हमारा बहुत वीक हो जाते हैं, हमारे दांत वैसे काम नहीं कर रहे, हमारे मसल एट्रोफी हो जाती है, वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें डाइट हमने क्या लेनी है, दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब हम उन्हीं स्टेजेस के हिसाब से चलते हैं और उन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चाइल्डहुड से स्टार्ट लेते हैं। बच्चों का अक्सर जो माओं को एक वो डर होता है, इशू होता है, हमारा बच्चा सही खाना नहीं खाता, हमारा बच्चा वीक है, दिमागी तौर से जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देता जिस तरह से उसे देना चाहिए, फिर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, क्या उसको ऐसा खिलाएं कि वो हेल्दी हो जाए, मोटा हो जाए और एक्टिव हो जाए। तो ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हर घर में रोटेट करते हैं जहाँ बच्चे होते हैं। अब आप जरा बताएं इनके हल। मदर्स का यही इशू है, बच्चे खाते नहीं हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत वीक है मेरा बच्चा, इसको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ा है मेरा बच्चा। लेकिन मैं मदर से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि इशू तो है, लेकिन आप फोकस कर रही हैं कि उसको इशू किस वजह से है, ये आपका फोकस नहीं है उसके ऊपर। एक बच्चा, बहुत कॉमन सी बात है, अगर वो बाहर के चिप्स खाता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो घर का खाना नहीं खाएगा? तो ये स्टार्ट से ही आपने, जैसे स्टार्ट होता है, हम ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे 4 to 6 मंथ्स के बाद बच्चा अगर ग्रो कर रहा है तो हम वीनिंग, अर्ली वीनिंग या लेटर वीनिंग, वो डिपेंडिंग ऑन द किड्स कंडीशन हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मदर्स क्या करती हैं, वो बॉटल फीड पे या सिर्फ मिल्क इनटेक है, वीनिंग स्टार्ट नहीं करती। और वीनिंग अगर स्टार्ट कर भी दी है तो उसमें हमारे पास सिर्फ मीठा मीठा मीठा, फिरनी, कस्टर्ड, खीर, और फिर बच्चे का वही टेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर ना वो सॉल्ट को एक्सेप्ट करता है, ना वो जो ब्लैक पेपर है या हमारी चिली या जो हमारे ट्रेडिशनल टेस्ट हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर अगर वो उसके लिए एफर्ट भी करती हैं तो वो उसका कोई भी बिल्कुल, आपके वो टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं। हाँ। वही चीज मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी फर्स्ट डॉटर के साथ ये मिसहैप किया कि मैंने उसको जो है ना बहुत कम मिर्च दी कि नहीं जी मिर्चें ना लगे, उसको जो है वो मैंने मीठे की तरफ ज्यादा रखा, बिकॉज थोड़ा सा मेरा रुझान उस तरफ ज्यादा था। आप यकीन करें वो आज शी इज माशाल्लाह 5 years old, लेकिन उसको मिर्चें वो नहीं खा सकती। उसके कुछ ऐसे टेस्ट बड्स डेवलप हो गए हैं कि वो मीठे की तरफ ज्यादा जाती है। और जैसे अब हेल्दी वेजिटेबल्स हो गई, अब तो खैर अब डांट फिटकार करके इस एज के अंदर आप बच्चे को खिला सकते हैं। लेकिन अब जो मेरा सेकंड बेबी था, मैंने उसमें इस चीजों का ख्याल रखा कि आहिस्ता यू हैव एक्सपीरियंस इन योर लाइफ कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आप चीजों को लेके चलते हो तो इट विल वर्क। बिल्कुल, इट विल डेफिनेटली वर्क। तो वो एक सेंटेंस है, योर किड ईट व्हाट यू ईट। जो आप खाएंगे आपका बच्चा वही खाएगा। अगर आप फ्रूट्स की कंजम्पशन अच्छी है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, आप फिजिकली एक्टिव हो, क्योंकि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल प्रॉब्लम ये है कि कोरोना की वजह से या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों का हो गया कि वो प्ले करते हैं, टीवी देखते हैं या मोबाइल पे, तो बाहर ग्राउंड में जो उनका खेलना है या फिजिकली एक्टिविटीज नहीं है, तो दैट विल लीड्स टू द ओबेसिटी और डिफरेंट जैसे हमारे पास इश्यूज आ जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक रही है, उनका ना कद बढ़ रहा है और ना उनका वेट बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम यही है। एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जो बच्चों में पिका, ईटिंग ऑफ नॉन फूड सब्सटेंसेस, चूना खा लिया, मिट्टी खा ली, जिसकी वजह से उनके पेट में कीड़े भी हो जाती हैं। दैट विल लीड्स टू द आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि जो आप चूना खा रहे हो उसमें लेड होता है। लेड बेसिकली आपके कैल्शियम और आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं करता, तो वो आपका बच्चा स्टबन भी होता है, रोता भी है, जिद भी करता है, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इशू क्या है। इशू क्या है? तो हम बेसिक्स को नहीं समझते। हम समझते हैं कि हाँ जी बच्चा रो रहा है, इसको चुप करने के लिए बस कुछ ना कुछ दे दो, इसका दिमाग डाइवर्ट कर दो। लेकिन वही वाली बात है ना कि कोई जड़ अगर पकड़ लेना इसकी, तो हमें एक्चुअल पता चल जाए कि व्हाई ऑल इज दिस हैपनिंग। तो हमारे पास तो डिफरेंट फूड्स हैं माशाल्लाह, हमारे पास 4 सीजन्स हैं, 4 सीजन्स में डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आती हैं हमारे पास। अगर स्नैकिंग में भी जाएं तो हम घर में उनको बहुत से स्नैक्स बना के दे सकते हैं, लेकिन फॉर्म्स चेंज कर दें, उनको लुक्स और कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। मैं यही मदर्स को कहती हूँ कि आपका बच्चा बाहर से चिप्स क्यों खा रहा है, आप ये सोचें। एक तो उनकी पैकिंग कलरफुल है, उनका टेस्ट डिफरेंट आ रहा है,
उसकी तरफ बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक नॉर्मल बच्चा है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक है, तो हैज़ इट पॉसिबल उसकी भूख नहीं लगेगी। इतनी एक्सर्शन करता है बच्चा, खेलता है, तो उसको भूख लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, लेकिन वो क्यों नहीं खा रहा। सही बात है। और इससे मुझे एक याद आया, मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी और वो मुझे बहुत जबरदस्त लगी। एक मदर बैठी हुई थी और एक बच्चा बैठा हुआ था, वो जंक फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। तो मदर ने क्या किया कि वो जिस तरह के वो अब जैसे चिप्स खा रहे हैं, हाँ। चिप्स का खाली किया, उसने सारे चिप्स अलग निकाले और घर के बनाए हुए आलू के जो चिप्स थे वो उसी शॉपर में डाल के उसको दे दिए। अब बच्चे को नहीं पता कि ये क्या चीज है, वो सिर्फ उस कवर को देखकर अट्रैक्ट हुआ, एंड देन उस चीज को देखकर अट्रैक्ट हुआ कि हाँ जी बाहर से आई है, ये खुली है, ये मुझे खानी है, सो ही स्टार्ट ईटिंग दैट। इसी तरीके से टॉफीज के अंदर उसने डिफरेंट किस्म की मैश पोटैटोज या मैश कैरेट करके उसने बॉल्स बना के और वो उसके अंदर रोल करके रख दिया एंड उसने खोली और वो खा ली। मैं मेरे पास मदर्स आती है, मैं उनको यही कहती हूँ कि आप एनर्जी बॉल्स बनाएं, डेट्स लें, फिग्स लें, नट्स लें, उनको कंबाइन करें, बॉल्स बनाएं और टॉफी के रैप में करके आप उनको रख दें। आप जब उनको कोई भी रिवॉर्ड, जैसे हम कहते हैं कि आपने ये किया तो मैं आपको एक टॉफी दूंगी, तो आप उनको वो टॉफी दे दें। एक तो उनकी न्यूट्रिशन भी पूरी हो जाएगी और उनको एक ये भी एहसास होगा कि हमने अच्छा काम किया तो हमें रिवॉर्ड मिला। तो यू हैव टू प्ले विद द साइकी। तो मैं यही कहूंगी कि न्यूट्रिशन के साथ आपकी साइकोलॉजी बहुत रोल प्ले करती है। बिल्कुल। अगर वेट लॉस की तरफ भी हम बात करते हैं, अगर वेट लॉस, वेट गेन या कोई भी डिजीज, जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि शुगर मना होगी लेकिन अब मेरा मीठा खाने को बहुत दिल चाहता है, क्योंकि माइंड के और बॉडी की सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। जब हमारा ह्यूमन नेचर है, जिस चीज़ से मना किया जाए हम उसी की तरफ जाते हैं। लेकिन बहुत से मिसकंसेप्शन भी हैं हमारी डिजीज़ को लेके, इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे डायबिटीज़ में है, आपने फ्रूट नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, आपने वो नहीं खाना, दैट डू मैटर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लेकिन अगर आप बैलेंस चीज़ें लेके चलते हैं, बैलेंस मील लेके चलते हो, तो वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी अलॉन्ग विद द फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, हम कहते हैं चलो आज खा लेते हैं ना कि हाँ जी खा लिया, उसके बाद हम खा लेते हैं मेडिसिन तो खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उनको नहीं। तो ये चीज़ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही बात आ जाती है, न्यूट्रिशनिस्ट का रोल एजुकेशन की तरफ है, तो हमें कम्युनिटी को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस पर कोरोना का चल रहा है, हम सब जानते हैं, और बार बार यही हमें चीज बताई जा रही होती कि जी अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करो, इम्यून सिस्टम को बेहतर करो। तो एज अ डाइटिशियन और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप मुझे ये बताएं कि हर एज के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करना पड़ेगा जिसकी वजह से नेचुरली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो, और ना कि हम उन दवाइयों की तरफ जाएं जो मेडिकेशंस आप कह रही हैं और परेशान हो कि हाँ कोरोना हो सकता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हमारी डाइट अच्छी है, हमारा बैलेंस्ड मील हम ले रहे हैं हर फूड ग्रुप से, जैसे हमारे पास 5 फूड ग्रुप्स हैं, हर फूड ग्रुप का एक एक पार्ट हमने लेना है। कोई भी एक चीज़ हमने स्किप नहीं करनी, हम लो कार्ब पे नहीं जा सकते, हम हाई प्रोटीन पे नहीं जा सकते। हर फूड ग्रुप का, हर एक फूड का अपना एक रोल है। हमने बैलेंस्ड मील का मतलब ही ये है कि अगर हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं तो उसमें हर एक फूड ग्रुप को हमने इंक्लूड करना है उसमें। तो जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल एंड वाइटामिन्स। तो मिनरल एंड वाइटामिन्स हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं। जैसे हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, गावा हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गया, जितनी हम उनकी कंजम्पशन करेंगे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। हमारे जिनमें मिनरल एंड विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी वो पूरी होगी तो हमारा गट हेल्दी होगा। हमारा गट हेल्दी होगा तो हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वो दैट ऑल लीड्स टू द गुड इम्यूनिटी। योगर्ट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। तरबूज आने वाला है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ वाटर इनटेक। साथ फाइबर भी आपको मिल जाता है, तो फाइबर साथ प्रोबायोटिक्स के साथ कंबाइन होके वो बहुत अच्छा आपको एक इफेक्ट देते हैं। अगर हम योगर्ट की बात करें, योगर्ट में अगर हम इसबगोल डाल लें, चिया सीड्स डाल लें, बेसिल सीड्स डाल लें तो हमें प्रीबायोटिक्स में मिल जाते हैं, प्रोबायोटिक्स में मिल जाते हैं, तो वो हमें एक अच्छा ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। और फ्रूट्स जैसे हैं, रादर देन गोइंग फॉर द जूसेस, अगर हम कोशिश करें कि रॉ फ्रूट सैलेड बनाएं और सब फ्रूट्स को मिक्स कर लें, चाट जैसे। अब तो खैर रमजानों में ये सबसे आम होने वाली है चीज, एंड एवरीबॉडी लव दैट। तो हम पता नहीं क्यों नॉर्मल अपने जो भी रमजान के अलावा के जो दिन होते हैं उसमें हम ये वाला फॉलो नहीं करते। अगर आप देखें तो रमजान में हमारी हर चीज बेहतर होती जाती है। हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती जाती है, हमारा गट हेल्थ, किसी को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के इशू है तो वो अच्छा होना शुरू हो जाता है, वाटर का इंटेक अच्छा होता है तो हमारी स्किन खुद ब खुद अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें मिलके वेट लॉस की अगर हम बात करें तो वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि
कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग रमजान में हमारी हो जाती है, तो वो फिर हमारी हर चीजें बैलेंस चलती हैं, तो हमारी हेल्थ खुद ब खुद अच्छी होना शुरू हो जाती है। और आप एक बात इस चीज से एग्री करेंगी कि मैं तो समझती हूँ कि कोई भी स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं होता वेट लॉस के लिए। अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लिया और वही जो आप खा रहे हो उसके पोर्शंस कर लिए, उसको बैलेंस डाइट में आप लेकर आ गए, तो आप हर चीज खा सकते हैं। आप ये महरूम नहीं हो सकते किसी चीज से कि अरे मैं अगर डाइट कर रहा हूँ तो मैं मीठा नहीं खा सकता, मैं ऑयली खाना, मैं फास्ट फूड। आप पोर्शंस करके हर चीज को चखें और एंजॉय करें अपनी लाइफ। वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जब मैं उनको प्लान देती हूँ तो वो कहते हैं हम तो इतना ज्यादा नहीं खा सकते, आपने तो इतना ज्यादा हमें लिख के दिया। तो मैं उनको कहती हूँ कि यही तो हम आपको कहते हैं, आपने स्टारवेशन नहीं करनी, आपने बिल्कुल फैट डाइट्स की तरफ नहीं जाना। हर पोर्शन कंट्रोल करके हर फूड ग्रुप में से छोटा छोटा पोर्शन लेके आप सब खा सकते हैं। और इसमें साइकोलॉजी अगेन मैं बोलूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी माइंड की और बॉडी की सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना चीजों को, फिर चीजें करना इजी हो जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। आप किसी चीज को अपने ऊपर हावी कर लेना तो वो आपको ज्यादा फील होता है। जैसे नॉर्मल कहते हैं गर्मी को हावी ना करो, ना फील करो गर्मी लग रही है तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। ऐसे ही मीठा नहीं खाना, आपको क्रेविंग हो रही है, यू कैन टेक अ बार ऑफ चॉकलेट, यू कैन टेक डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। आप जो भी आपके योगर्ट में फ्रूट ऐड करके ले सकते हैं, नेचुरल शुगर्स आप ले सकते हैं। तो हर चीज का पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कैलोरी डेफिसिट की तरफ जाते हो तो वो आपको ज्यादा इफेक्ट करता है रादर देन गोइंग फॉर द फैट डाइट्स, जिसमें हमारा लो कार्ब आ जाती है, हमारे कीटो आ जाती है एंड सो ऑन। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही वाली बात है कि जो बहुत सारी चीजें हमारी जो है ना, हम किसी पे अमल नहीं करते। मजे की बात है, सब कुछ पता होता है, लेकिन हम नहीं करते। अच्छा, इसी के साथ एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगी महविश के यू आर लिंक्ड विद अ ट्रस्ट एज वेल, तो उस वहां पर किस तरह की कौन-कौन से ऐसे प्रोग्राम्स मैनेज किए जा रहे हैं, कौन-कौन से ऐसे मजीद नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम करके आप एक समझे कि मुआशरे की बेहतरी आप कर रही हैं एक तरह से? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर आमिर हनीफ हमारे CEO हैं वेलनेस ट्रस्ट के, तो हमारे उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट होते हैं। उसमें हम बच्चों की ग्रोथ के बारे में कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। जैसे हमारा एक स्कूल डॉक्टर आमिर हनीफ एक रन कर रहे हैं, ट्रस्ट स्कूल है वो, उसमें हम बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी ग्रोथ की असेसमेंट होती है, उनकी आयरन डेफिशिएंसी की असेसमेंट होती है। और हमने ये भी देखा है कि वहाँ पे जो बच्चे हमारे पास आए हैं उनमें डायबिटिक कंडीशन बहुत कॉमन है, डायबिटीज़ बच्चों में बहुत कॉमन है। उसकी भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस है कि क्यों बच्चा एक बच्चा आपका डायबिटिक हुआ है। वो हिस्ट्री भी हो सकती है, जेनेटिक हिस्ट्री भी हो सकती है, आपकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, आपका फूड इनटेक भी हो सकता है, लाइफस्टाइल भी हो सकता है। तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है वो हमने स्टंटेड ग्रोथ पे हमने काम करना है। जैसे हमारे PM का विजन है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका विजन है कि हम स्टंटेड ग्रोथ को मॉनिटर करें और उसको कवर करें, तो उनका विजन यही है और इंशाल्लाह हम भी इस पे वर्क करेंगे। तो मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं उनको कहूँगी कि अगर वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या NGOs हैं, अगर वो हमें इससे सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत हमारे लिए भी बेनिफिट होगा कि हम डिफरेंट स्कूल्स को विजिट करें, जो नॉन स्कूल किड्स हैं और जो स्कूल किड्स हैं, वहाँ पे देखें कि स्टंटेड ग्रोथ कितनी है और उसकी रीजंस क्या हैं। तो जब हम करेंगे, क्योंकि किड्स आर आवर फाउंडेशन, तो वो ही बढ़ के हमारे आगे फ्यूचर बनेंगे। तो अगर हमने इस चीज़ को कवर कर लिया तो आगे हमारा फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। ये बात तो हर कोई कहता है, इनफैक्ट हम भी अक्सर यही बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा मुस्तकबिल हमारी नौजवान नस्ल में है, अगर वही नस्ल अच्छी नहीं बिल्टअप होगी और उसको हम अगर लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो फिर आप सोचें कि हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। सक्सेस उसी के पीछे है जिस पर आप थोड़ी बहुत मेहनत करके उसे हासिल करें। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर महविश वंस अगेन, एंड इट वाज लवली टू हैव यू हियर। आपने जो जो चीज़ें हमें समझाई हैं, आई होप कि हमारे नाजरीन उन सारी चीज़ों को समझें, रियलाइज़ करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं। ये नहीं है कि लोग इस कॉन्सेप्ट पे चलें कि जी ये सिर्फ बड़े लोग, एलीट क्लास ही डाइट कर सकती है और हम अपने आप को दुबला और मेंटेन नहीं कर सकते। ये क्लास की कहीं बात नहीं है, सिर्फ आप अपने खाने के पोर्शंस को डिवाइड करके हेल्दी लाइफस्टाइल पे लाएंगे तो आप खुद अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर अंदाज में देखेंगे और आपको ये बीमारियां होना और आपकी ये जो फिटीग्स होती है, डिप्रेशंस होते हैं, ये स्ट्रेस होता है, मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आपको अंदर से खोखला कर देती हैं, वो सारी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू जी।